नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्म संस्कृति समन्वय में बुद्ध का योगदान विषय पर विमर्श, विद्वानों ने रखे गहन विचार। बीएचयू में एकात्मिक विमर्श का आयोजन, महिला आरक्षण बिल सशक्तिकरण की पहल या राजनीतिक रणनीति विषय पर हुई चर्चा। काशी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमित्रेश्वरानंद, गौ प्रहरियों को किया पुरस्कृत। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने वाले नए ऐप आधारित व्यवस्था की लागू। और अब समाचार विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्म संस्कृति समन्वय में भगवान बुद्ध का योगदान विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के श्रवण विद्या संकाय एवं धर्म संस्कृति संगम के संयुक्त तत्वावधान में बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर आयोजित संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। धर्म संस्कृति समन्वय में भगवान बुद्ध का योगदान विषय पर केंद्रित इस गरिमामय आयोजन में विद्वानों ने अपने गहन एवं सारगर्भित विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, प्रख्यात शिक्षाविद एवं ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें समन्वय, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की चेतना निहित है। उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया कि बुद्ध का चिंतन केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिक अनुशासन एवं मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का सशक्त आधार है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बुद्ध का मध्यम मार्ग मानवता को संतुलन, शांति और सह अस्तित्व की दिशा प्रदान करता है। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि यदि विश्व को दीर्घकाल तक शांति और स्थिरता के साथ चलाना है तो मनुष्य को अपने अंतःकरण की वाणी का अनुसरण करते हुए गौतम बुद्ध के करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के उपदेशों को अपनाना होगा। यह सिद्धांत व्यक्ति को संयमित बनाकर समाज में सद्भाव और सह अस्तित्व स्थापित करेगा। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता भदंत डॉक्टर के सुमेध माथेरो, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु एवं विहाराधिपति, जम्बूद्वीप श्रीलंकन बौद्ध मंदिर सारनाथ, ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि करुणा, मैत्री और प्रज्ञा ये तीनों तत्व मानव जीवन को संतुलित एवं सार्थक बनाते हैं। उन्होंने बौद्ध साधना के व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में इन मूल्यों की अनिवार्यता को रेखांकित किया। बौद्ध दर्शन वस्तुतः जीवन का विज्ञान है जो आत्मानुशासन, तर्कशीलता और अनुभवजन्य सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग आज की वैश्विक शांति, सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ करने में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से यह कृति बुद्ध को एशिया का प्रकाश इस अर्थ में प्रतिपादित करती है कि उनकी करुणामयी शिक्षाएं भारतीय संस्कृति की आत्मा को विश्व के कोने कोने तक आलोकित करती हैं और मानव जीवन को दुख से मुक्ति तथा शाश्वत शांति की ओर अग्रसर करती हैं। बुद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का प्रथम वैश्विक दूत है जिसने भगवान गौतम बुद्ध की करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षाओं के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व भर में प्रतिष्ठित किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार यादव, विभागाध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रख्यात पाली विद्वान, ने कहा कि पाली साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथ भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं जिनमें जीवन के गूढ़तम सत्यों को अत्यंत सरल एवं व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सरस्वत अतिथि दीनदयाल पांडे, राष्ट्रीय सचिव, धर्म संस्कृति संगम, सांस्कृतिक चिंतक एवं समाज सेवी, ने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्म और संस्कृति का मूल उद्देश्य समाज में समरसता, नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है जिसे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों से साकार किया। सनातन व्यवस्था और बौद्ध व्यवस्था दोनों ही मानव कल्याण पर आधारित भारतीय परंपराएं हैं। जहां सनातन में धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष का महत्व है, वहीं गौतम बुद्ध की बौद्ध व्यवस्था करुणा, दया और अहिंसा पर बल देती है। उनका समन्वय विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित कर सकता है। कार्यक्रम के संयोजक एवं विषयोपस्थापना प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकायाध्यक्ष श्रवण विद्या संकाय, जैन बौद्ध अध्ययन के विद्वान, ने सभी अतिथियों प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन के साथ बौद्ध के दर्शन पर व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ज्ञान विस्तार, संस्कृति संवाद और वैचारिक समन्वय को नई दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, वैदिक पौराणिक पाली बौद्ध मंगलाचरण के साथ मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती तथा बुद्ध जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया। अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर माधवी तिवारी ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण क्रमशः प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर विद्या कुमारी, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन एवं समापन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। महात्मा बुद्ध आज के युग में तब और प्रासंगिक हो जाते हैं जब उनका शांति का संदेश आज के वातावरण के अनुकूल बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज चारों तरफ अविश्वास का, भय का और युद्धों का वातावरण है। ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए अगर कोई उपाय हमारे सामने है तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल कर के ही विश्व शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसी उद्देश्य से हमारे विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यों ने मिलकर के विचार किया और हमारे कुशल संयोजक प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने इस दायित्व को लिया कि महात्मा बुद्ध के स्मरण में हम बैठ कर के विमर्श करें और एक संदेश दें कि उनके द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है वो मानवता की रक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक है और समसामयिक संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है। महिला आरक्षण बिल सशक्तिकरण की पहल या राजनीतिक रणनीति विषय पर एक अकादमिक विमर्श का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। महिला आरक्षण बिल सशक्तिकरण की पहल या राजनीतिक रणनीति विषय पर एक अकादमिक विमर्श का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर रहे अखिलेंद्र पांडे ने कहा कि नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम को जिस तरह से पेश किया गया उसे देखकर लगता है कि यह एपस्टीन फाइल की बात से ध्यान हटाने के लिए सरकार का उठाया गया कदम है। इसे लाने के पीछे इनकी मंशा सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने की थी। उन्होंने कोड और एक्ट को लेकर विस्तार से बात की और हिंदू कोड का उदाहरण लेकर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के डिबेट को समझाया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें फंडामेंटल राइट के बाद की शुरुआत हुई। साथ ही आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला जज हॉन्ट जबकि हाई कोर्ट में लगभग 35% भागीदारी है। इसे देखकर सरकार की मंशा साफ पता चलती है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि बीजेपी ने इसे 1996 से 2023 तक लटकाए रखा। प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी ने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण के झांसे में साड़ी में लपेटकर पेश किया गया। यह महिला आरक्षण आज तक का सबसे बड़ा छल है। असलियत सिर्फ आज की सत्ता बचाने की चाल है। इतिहास में इसे सिर्फ एक हिस्टोरिकल फ्रॉड के रूप में जाना जाएगा। प्रोफेसर एन के दुबे ने कहा कि यह अधिनियम पूर्ण रूप से राजनीतिक रणनीति थी। बनारस के BLW में सरकारी खर्चे पर बीजेपी का कार्यक्रम हुआ। इस अधिनियम को देखकर साफ लगता है कि यह पॉलिटिकल था। हिंदी विभाग की डॉक्टर प्रियंका सोनकर ने कहा कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने की कोशिश हो रही है। यह बिल बार बार एक मुद्दे पर आकर रुक जाता है। कोटा में कोटा पर बात होती है लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ओबीसी महिलाओं के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। प्रोफेसर राजीव मंडल ने प्रधान पति के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाया और पंचायत की मीटिंग में प्रधान पति के शामिल होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एम्पावरमेंट चाहिए, भीख नहीं चाहिए। महिलाएं तब से गुलाम थीं जब से गुलाम की अवधारणा नहीं थी। लाभार्थी बनने से आप सशक्त नहीं होंगे। लाभार्थी का अर्थ है जिसमें आपको नागरिक से सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जागृति राय ने SIR को इससे जोड़कर कहा कि जिनके नाम कटे वो भी तो महिला हैं। नारी शक्ति अभिनंदन अभी दूर की बात है, पहले जो नाम कटा उन महिलाओं का क्या होगा। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय की व्यवस्था पर सवाल उठाई और कहा कि संघर्ष करने वाली महिला पसंद नहीं आती। हर पार्टी के लोगों को रिमोट से चलने वाली महिला नेता पसंद है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्यसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। कार्यक्रम की कन्वीनर प्रोफेसर अवधेश सिंह और को कन्वीनर कुसुम वर्मा रही। संचालन डॉक्टर शार्दुल चौबे ने किया। अगर जनसंख्या के बल पे या जनसंख्या जो है उसके आधार पे अगर सीटें बढ़ाने की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें जनसंख्या बहुत कम है और नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनमें जनसंख्या 2011 के बाद से काफ़ी बढ़ गई है। तो हम लोग स्टेबलाइज नॉर्थ वाले अभी नहीं हुए हैं जबकि साउथ वाले अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लिए हैं। तो इसलिए जो है ये बात हो रही थी कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम रह जाएगा और जो नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में बढ़ जाएगा। तो विपक्ष जो है और साउथ के जो सांसद चुन के आए थे वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इन लोगों ने, सरकार ने बताया कि हम लोग इसको बढ़ा देंगे, लेकिन ये मौखिक आश्वासन दिया था, ये कुछ लिखित में आया नहीं था। इसलिए हमें ये चीज़ ज़रूरी लगी कि विद्वज्जनों के बीच में एक परिचर्चा रखी जाए, जिसके लिए कम से कम 150 लोग यहाँ पे आज सेमिनार हॉल में इकट्ठे हुए हैं और अच्छी चर्चा हो रही है। ख्याली पुलाव लेकर के आएंगे, एक सपना लेकर के आएंगे, 850 सीट कर दी जाए। 850 सीट क्यों कर देंगे? आप कहेंगे कि साहब जिन राज्यों में जितनी सीटें 50% बढ़ा दिया जनसंख्या के आधार पे, तो इस तरह से तो जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पे पूरे भारत का विभाजन आप कर देंगे। केरला में 20 लोकसभा की सीटें आती हैं, आप 50% दे देंगे तो 20 से 30 जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश में 80 हैं और केरला से अंतर करते हैं तो 60 सीटों का अंतर आता है। लेकिन जब इनकी भाषा में माना जाए 80 सीट से आप
50% बढ़ाएंगे तो 120 सीट हो जाएगी। तो जो 60 का अंतर केरल उत्तर प्रदेश में था वो तो 90 का अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दक्षिण भारत के राज्यों को उनको कमज़ोर करना चाहते हैं और लगातार देश की हर दृष्टि से, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला रहा हो, चाहे जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात रही हो, और चाहे सामाजिक दृष्टि से रहा हो, राजनीतिक दृष्टि से रहा हो, उसको मजबूत करने का काम किया। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, उन्होंने बार बार कहा कि उत्तर दक्षिण के राज्यों का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप जनसंख्या के आधार पर हैं तो आप जो है 70% सीटें आपकी लोकसभा में हो जाओ, 30% में हो जाए, तो इस तरह से वो तो भारत का अगला विभाजन आप लिखने जा रहे हैं। तो ये गलत नीयत थी, इसको लेकर के एक अच्छा विमर्श हुआ है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि BHU से उठी आवाज़, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से उठी आवाज़, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया से उठी आवाज़ देश के उस संसद में जाएगी और प्रधानमंत्री जी और उनके दल के लोग इस पर संजीदा होंगे और 33% आरक्षण के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और इसको फिर से तुरंत पास करने की कोशिश करेंगे। फूलपुर में मनीष सिंह नामक व्यक्ति की उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बेरहमी से हत्या कर दिए जाने से एक क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फूलपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गांव के ही रहने वाले मनीष सिंह की उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के पास मिला, जिसे देखकर परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई। बताया जा रहा है कि एक वाहन से हल्का सा धक्का लगने के बाद मनीष सिंह और कुछ स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मनीष सिंह पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने ईंट से कुचलकर इनकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री शिष्य सिंह विक्की ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। योगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। आज अभी 24 घंटे के अंदर आज अभी उन लोग जो अपराधी भागे हुए हैं उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और हमको अपने योगी जी की सरकार पे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे लोग जो भी हैं, ये मतलब कि जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो कार्य किए हैं, जो यहाँ पे घटना की है, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो किसी भी जाति से आते हैं, उनको इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को हम बहुत ही मतलब इस दुखद घड़ी में हम ये चाहते हैं कि परिवार उनको मतलब कि बहुत ही शक्ति प्रदान करे। ये घटना अगर इस अपराधी के साथ, जो अपराधी आज जेल में बंद है, उनको अगर फांसी की सजा नहीं होती है तो आज नहीं तो इस समाज नहीं, कोई भी समाज हो, इनका मन बढ़ते चला जाएगा। इन जो मन बढ़े लोग हैं, इनको सजा देने की सख्त जरूरत है। हम योगी जी से यही अपील करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमितेश्वरानंद महाराज ने गुरुवार को श्री विद्यामठ में गौ प्रहरी प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमितेश्वरानंद एक बार फिर काशी पहुंचे। गुरुवार शाम श्री विद्यामठ में आयोजित एक समारोह में गौ प्रहरी प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। ज्ञातव्य है कि गौ माता को राष्ट्रमाता एवं राज्य माता का दर्जा दिलाने सहित भारत से गोकशी बंद कराकर गौ माता के संरक्षण हेतु जनजागरण करने के उद्देश्य से श्री गुरुकुलम न्यास द्वारा गौ प्रहरी प्रतियोगिता का वाराणसी जिले के विद्यालयों में आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित हुए थे। इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म में गौ माता को एक पशु के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और सृष्टि की पोषिका व आधारशिला के रूप में देखा गया है। वैदिक परंपरा से लेकर आधुनिक समय तक गौ माता भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही हैं।
भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म के मूल में गौ माता ही रही हैं। गौ माता की महिमा केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उनका संरक्षण संपूर्ण मानवता और सृष्टि के कल्याण से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो भारत की आज़ादी के आंदोलन का सूत्रपात गौ माता के संरक्षण और उनके प्रति सम्मान की भावना के कारण हुआ। हम सनातनियों का दुर्भाग्य ही है कि आज़ादी मिलने के बाद भी किसी सरकार ने सनातनियों की भावना का सम्मान नहीं किया। आज बहुसंख्यक सनातनियों के देश में उनकी ही गौ माता की हत्या हो रही है। आज हमारा देश गौ मांस निर्यात के विश्व में दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर की ओर अग्रसर हो चुका है। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भी हमें हमारे धर्म और संस्कृति से दूर कर दिया। हमें गौ माता के महत्व के बारे में केवल उनके आर्थिक लाभ तक पढ़ाया जाता है, उन्हें उपयोगी पालतू पशु ही बताया जाता है। हमारा उद्देश्य गाय को पशु नहीं माता के रूप में सम्मान मिले, इसे सुनिश्चित कराना है। इस सनातनी देश में हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। स्वामी श्री ने कहा कि मुझे आशा है कि संस्था द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता छात्र छात्राओं में सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के प्रति एक समझ विकसित करने में सहायक होगी। यह प्रतियोगिता केवल ज्ञान की परीक्षा ही नहीं अपितु गौ सेवा और सनातन संस्कृति के प्रति एक सजीव आंदोलन सिद्ध होगा। ऐसी अन्य संस्थाओं को सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु आगे आना चाहिए। श्री गुरुकुलम के अध्यक्ष अभय शंकर तिवारी ने कहा कि इस प्रतियोगिता के द्वारा हम अपने परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं एवं उनके भगीरथ प्रयास में हमारा मात्र यह एक गिलहरी का प्रयास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम गौ माता महत्व के संदर्भ में लोगों में समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रतियोगिता के समन्वयक विक्रम त्रिवेदी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमठ के उत्तराधिकारी राघव दास महाराज, परमात्मानंद महाराज, त्रिभुवन, ब्रिजेश सेठ, अभिषेक सिंह, सोनू मौर्य, श्रेया श्रीवास्तव, विक्रम त्रिवेदी, उपेंद्र चौधरी, अमरीश कुमार राय, ब्रह्मानंद शुक्ला आदि लोग सम्मिलित थे। लेकिन गाय के लिए हर विधानसभा में एक व्यक्ति तो जरूर होगा जो गौ रक्षा का संकल्प लिए लोगों का वोट प्राप्त करे और वो गिने जाएंगे। जैसे आप लोगों ने मीडिया ने महत्व नहीं दिया, गौ माता की रक्षा के लिए जो वोट बिहार में मिले उनको आपने नहीं गिना। क्यों? क्योंकि बड़ी पार्टियों ने नहीं चाहा होगा, लेकिन वहां पर मिले, ये बात सत्य हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि पहले से बात चल रही है तो यहाँ पर भी गौ माता के वोट निश्चित रूप से इस विधानसभा के चुनाव के बाद गिने जाएंगे। पता चलेगा कि गौ माता के कितने वोट हैं। तो इसलिए उन वोटों को अगर कोई पार्टी लेना चाहती है तो वो घोषणा करे, और अगर उनको नहीं लेना चाहती है तो बिल्कुल ना करे, लेकिन वो वोट गौ माता के लिए गिरेंगे। शंकराचार्य जी प्रेरणा कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रत्याशी, ऐसी ही पार्टी को तो कोई ना कोई प्रत्याशी खड़ा ही होगा, कोई ना कोई पार्टी तो खड़ी होगी। भगवान नरसिंह जयंती पर गुरुवार को माता संकटा भवानी, गुरु बृहस्पति देव व आत्म विश्वेश्वर महादेव जी का भव्य वार्षिक श्रृंगार किया गया। भगवान नरसिंह जयंती पर गुरुवार को माता संकटा भवानी समेत मां पीताम्बरा देवी, गुरु बृहस्पति देव व आत्म विश्वेश्वर महादेव जी का अद्भुत वार्षिक श्रृंगार किया गया। इस उपलक्ष्य में पूरे मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। बेला, मुकुंद, चमेली, अड़हुल, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों की सजावट की महम से माता का मंदिर परिसर गमक रहा था। मंदिर में आकर्षक रंगोली भी सजाई गई थी। भक्तों ने माता के मंदिर व देव मंदिरों में दर्शन कर शीश नवाया। दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि शयन आरती तक जारी रहा। उत्सव संकटा जी के वर्ष में एक बार होता है। ये मां संकटा जी के वार्षिक श्रृंगार हम लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, नरसिंह चतुर्दशी को वार्षिक उत्सव मनाते हैं। ये उसी का श्रृंगार है। लक्सा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद इलाके में एक पति द्वारा अपने पत्नी की गला घोंटकर हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। लक्सा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद इलाके में चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया है। पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। मृतका की पहचान पूनम शर्मा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम मनोज शर्मा बताया गया है। दोनों की दूसरी शादी थी। पुलिस के अनुसार बीती रात दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद मनोज शर्मा ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पूनम शर्मा का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही लक्सा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कबीरचौरा अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। पुलिस आरोपी मनोज शर्मा की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुलभ दर्शन कराने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुलभ दर्शन की सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। धाम में देश विदेश से विभिन्न भाषाई एवं क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। अनेक अवसरों पर भाषा एवं क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण उनके अनुभव में अपेक्षित सहजता नहीं बन पाती। इस स्थिति में सुधार हेतु न्यास द्वारा एक नई व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है।
इस नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रद्धालुओं के कुछ मूल विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए एक ऐप आधारित दर्शन प्रणाली विकसित की जा रही है। सुगम दर्शन, अभिषेक अथवा अन्य सेवाओं हेतु न्यास से संपर्क करने वाले सभी श्रद्धालुओं का आधार संख्या एवं आवश्यक विवरण पंजीकृत किया जाएगा। इस डेटा के आधार पर श्रद्धालुओं का सामान्य क्षेत्रीय भाषाई वर्गीकरण किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप विभिन्न भाषाओं के अनुरूप प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति कर बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक सहज एवं संतोषजनक अनुभव प्राप्त हो सके। यह व्यवस्था आगामी कुछ दिनों में प्रारंभ की जाएगी तथा 1 मई के पश्चात इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह प्रणाली सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आगंतुकों की मूल पहचान संबंधी जानकारी सीमित अवधि तक सुरक्षित रखी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था अभी विशिष्ट अनुरोध अथवा आरती इत्यादि हेतु पधारने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही लागू की जा रही है। सामान्य रूप से सभी श्रद्धालुओं हेतु निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था यथावत बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के चलती रहेगी। काशीवासियों हेतु विशेष द्वार से प्रातःकाल एवं सायंकाल दर्शन की निःशुल्क व्यवस्था भी यथावत रहेगी। न्यास इस व्यवस्था के सफल संचालन हेतु स्थानीय एवं बाहरी सभी श्रद्धालुओं के सहयोग एवं सहभागिता की अपेक्षा करता है। श्रद्धालुओं से प्राप्त सुझावों का स्वागत है। अपने सुझाव न्यास की आधिकारिक वेबसाइट skvt.org अथवा समय समय पर जारी ईमेल आईडी पर प्रेषित किए जा सकते हैं। प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए न्यास निरंतर अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान श्री विश्वनाथ आप सभी के जीवन को प्रकाशमान करें। कि जो भी श्रद्धालु आते हैं वह विभिन्न भाषाई समूहों से, विभिन्न क्षेत्रीय समूहों से आते हैं और कई बार भाषा की समस्या के कारण, क्षेत्र से आने की समस्या के कारण यहाँ उन्हें उनके अनुभव में कई बार ऐसा लगता है कि और अच्छा अनुभव उनको हम करा सकते थे और कुछ बाधा उत्पन्न हुई है। इसको और अच्छा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी श्रद्धालुओं के कुछ जो मूल विवरण हैं वह अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे। एक ऐप आधारित दर्शन की व्यवस्था बनाई जा रही है और जिसके आधार पर जो सुगम दर्शन के लिए लोग आते हैं, जो किसी भी प्रकार के अभिषेक के लिए आते हैं, किसी भी प्रकार से जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं दर्शन के लिए, उन सभी के जो आधार नंबर हैं, उनके जो मूल विवरण हैं वह अनिवार्यता प्राप्त किए जाएंगे, जिससे उनका क्षेत्रीय, भाषाई इत्यादि वर्गीकरण सामान्य रूप में किया जा सके। और जिस प्रकार से हमारे पास अधिक से अधिक भाषा के जानने वाले लोग आते हैं, जिस भाषा के जितने अधिक लोग आते हैं उनको प्रोपोर्शनेट करके कैटेगराइजेशन किया जा सके और उस श्रेणीकरण के आधार पर जो अलग विभिन्न श्रेणियों में लोगों का को हम उनका डाटा एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ उन भाषाओं में क्षेत्रीय लोग आ रहे हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को एम्प्लॉय करते हुए जिससे उनको हम बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएँ, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो यह ऐप आधारित और सभी का आधार लेकर जो करने की व्यवस्था है वह अगले कुछ दिवस में ही प्रारंभ हो जाएगी। दिनांक 1 मई के बाद निरंतर इसको हम लोग चरणबद्ध रूप से लागू करेंगे। युवा अधिवक्ता संजय लालवानी ने अपने जन्मदिवस पर कचहरी परिसर एवं आसपास के पार्कों में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। युवा अधिवक्ता संजय लालवानी ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए कचहरी परिसर एवं आसपास के पार्कों में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं एवं सहयोगियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और हरित वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता संजय लालवानी ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और अंधाधुंध विकास के चलते शहर की हरियाली लगातार कम होती जा रही है, जो भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं हरित वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी सोच के तहत उन्होंने अपने जन्मदिन एवं अन्य विशेष अवसरों को पौधारोपण के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया है। हमारा प्रयास है कि कचहरी परिसर, सड़कों के किनारे एवं पार्कों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं ताकि शहर की हरियाली को पुनः स्थापित किया जा सके। कार्यक्रम के समापन पर सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम, महामंत्री आशीष सिंह, बनारस बार अध्यक्ष विनोद शुक्ला, महामंत्री सुधांशु मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश प्रसाद सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, शिवेंद्र सिंह, आशीष गौतम, विवेक सिंह, अमित सिंह बाला, आलोक सिंह, मोहम्मद अनीस सहित बड़ी संख्या में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं गणमान्य लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और भविष्य में भी ऐसे जन जागरूकता अभियानों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। आज जन्म दिवस के मौके पर हम सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ मिल करके केक काटा और एक संदेश था कि वृक्षारोपण करके अपने जन्म दिवस के मौके पर, आगे बारिश है, जून का महीना है, बारिश होगी, क्योंकि आप गर्मी देख रहे हैं, त्राहिमाम मची हुई है। हम सभी अपने सम्मानित अधिवक्ता भाइयों बहनों से और सभी देशवासियों से कहना चाहेंगे कि कम से कम अपने जन्म दिवस के मौके पर एक वृक्षारोपण करके एक अच्छा वातावरण
करने का संदेश जो है जाना चाहिए। घाट संध्या कार्यक्रम में मेरठ की रिया मेहरोत्रा और कोलकाता की अनामिका दत्ता का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को घाट संध्या के प्रथम चरण में मेरठ से पधारी युवा कलाकार रिया मेहरोत्रा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ पारंपरिक कथक 3 ताल 16 मात्रा तत्पश्चात नटवरी टुकड़ा पंडित बिंदादीन महाराज द्वारा रचित ठुमरी काहे को मेरे घर आए हो एवं समापन जुगलबंदी से किया। कार्यक्रम का मोहक बनाने में बोल पढ़ंत पर सौरभ दास, तबला पर विशाल देव मिश्रा, गायन पर प्रद्युम्न नौटियाल उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में कोलकाता से पधारी वरिष्ठ कलाकार अनामिका दत्ता ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात पारंपरिक कथक मीरा भजन एवं समापन तराना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में धनबाद से पधारे महेश कुमार महतो का मनोहारी बांसुरी वादन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में धनबाद झारखंड से पधारे महेश कुमार महतो का बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग गोरख कल्याण झपताल में आलाप के साथ बंदिश प्रस्तुत किया। तत्पश्चात 3 ताल में भी बंदिश प्रस्तुत किया। शिव कैलाशों के वासी, अच्युतम केशवम, हरे राम, रघुपति राघव, राजा राम आदि गीतों पर धुन प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। इनके साथ तबले पर हिमांशु कुशवाहा ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।